हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग की तैयारी अच्छे से हो गई होगी, रिवीजन चल रहा होगा, फाइनल मोड पे होंगे आप लोग। तो जो एग्जाम आप लोग का होने वाला है माइनस अकाउंटेंट का, इसमें जो क्वेश्चन अकाउंटेंसी से आने हैं, तो उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस में आपकी जो प्रीवियस वीडियो प्रैक्टिस सेट्स की लेकर के आई थी, उसमें बहुत से क्वेश्चंस मैं आपने को करा चुकी हूँ। आज की वीडियो में सिर्फ हम इनकम टैक्स की बात करेंगे। इनकम टैक्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार उसको देख लेंगे अच्छे से, जिससे कि आपका रिविजन हो जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए जो बच्चे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक जरूर कर दिया करिए और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया? व्हेन इनकम टैक्स वाज लीव्ड इन इंडिया फर्स्ट टाइम। बहुत ही सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कब लगाया गया था? पहली बार की बात हो रही है, फर्स्ट टाइम की। कब लगाया गया था? 1860 में लगाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार मैं आप लोग को करा चुकी हूँ। 1860 में लगाया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आयकर है, इनकम टैक्स इज, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट है, या फिर बिजनेस टैक्स है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज आप लोग का रिवीजन रहेगा, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। प्रथम बार कब लगाया गया था, सर्वप्रथम की बात हो रही, साफ साफ लिखा है पहली बार। मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ था कि जेम्स विल्सन ने पहली बार लगाया था जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की। तो वहां पर जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए पहली बार 1860 में लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, द फाइनेंस एक्ट, एंड ऑर्डिनेंस, या फिर नोटिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी। तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स है उसकी जो दरें हैं, जो रेट्स हैं, कौन निर्धारित करता है? आयकर अधिनियम करता है, वित्त अधिनियम, अध्यादेश द्वारा, या फिर जो सीबीडीटी। सीबीडीटी क्या होगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि सीबीडीटी की क्या है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है इसकी फुल फॉर्म, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसकी दरें कौन निर्धारित करता है? इसकी दरें जो निर्धारित की जाती हैं वो वित्त अधिनियम के द्वारा निर्धारित होती हैं, फाइनेंस एक्ट के द्वारा होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करदाता की सकल कुलाय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं? हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम टैक्स आर देयर टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी? 3, 4, 5, 6। कितने होते हैं हेड्स? आपको पता ही होगा कि आय के कितने शीर्षक होते हैं। 5 शीर्षक होते हैं, 5 हेड्स होते हैं। कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय होती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय एवं पेशे से जो आय होती है। कैपिटल गेन यानी कि पूंजी लाभ, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी कि जो अन्य स्रोतों से आय होती है। तो 5 हेड हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान आयकर अधिनियम निम्न प्रकार से जाना जाता है। द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट इज नोन एज। इनकम टैक्स एक्ट 1922। यहाँ पर आपको ये बताना है कि अधिनियम जो है तो कौन सा वर्ष साथ में लगा हुआ है। तो आपको पता ही है कौन सा वर्ष है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से जाना जाता है। 1961 में ये अधिनियम बना था। लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1962 को। इसको भी ध्यान रखिएगा कि लागू अगर करने की बात आ रही है कि कब इसको जो है फोर्स में आया था, तो 1 अप्रैल 1962 को आया था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 में, बना कब था? 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की अवधि को कहा जाता है। द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज नोन एज द प्रीवियस ईयर, अकाउंटिंग ईयर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप सबको इसका आंसर पता होगा। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आय की परिभाषा है, द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, कॉम्प्लेक्स, सिंपल। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आय की डिफिनेशन है वो क्या है। तो आय की डिफिनेशन में आपको एक चीज पता है, बहुत सी चीजें इंक्लूड रहती हैं, बहुत सी चीजों को, बहुत से हेड्स होते हैं जिनको मिला करके जो आय होती है वो टोटल निकल करके आती है। तो यहाँ पर जो इसकी डिफिनेशन होती है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाती है इंक्लूसिव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आयकर अधिनियम पारित किया गया। इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन 1961, 71, 81 या फिर 51। तो आपको पता ही है कब पास किया गया था। तो पास किया गया था 1961 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। गत वर्ष से तात्पर्य है द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स
द फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रीवियस ईयर या फिर गत वर्ष होता है उसका क्या मीनिंग होता है। तो आपको पता ही होगा गत वर्ष वो वर्ष होता है जिस वर्ष में इनकम कमाई जाती है, अर्न की जाती है, और अगले जो असेसमेंट ईयर होता है उसमें उस इनकम पर टैक्स दिया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर की गणना की जाती है। इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, इनकम, बिजनेस गेन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इनकम टैक्स होता है उसकी गणना जो होती है किस पर की जाती है। तो इनकम टैक्स जो होता है उसकी गणना की जाती है आय पर, इनकम पर, और अब वो इनकम आपकी पूंजी से भी हो सकती है, एसेट से भी हो सकती है, या फिर बिजनेस गेन से भी हो सकती है। तो इन सबका जो अच्छा सबसे आंसर है वो हो जाएगा आय पर, इनकम पर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है। द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, 1 जुलाई टू 13 जून। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कर निर्धारण वर्ष होता है उसकी अवधि क्या होती है। तो आप सबको पता है क्या अवधि होती है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है जो भी कैलेंडर ईयर होता है, और कब तक चलता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, 31 मार्च तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स इज लीव्ड ऑन दोज इंडिविजुअल्स whose income is less than the exempted limit in any the previous year, whose income is more than the exempted limit in any the previous year, whose income is up to 2,45,000 in any by the previous year, whose income is up to 2,50,000 in any the previous year। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आयकर है, यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो आयकर जो होगा एक इंडिविजुअल को हम ध्यान में रखते हैं तो कब लगाया जाता है उसके ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की आय पर आयकर जो लगाया जाता है तब लगाया जाता है जब उसकी आय जो होती है वो करमुक्त सीमा से अधिक होगी। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पर कि ये वाला पॉइंट डी क्यों नहीं लिया गया। तो आपको पता ही होगा कि 3 तरह से बांटा गया है इसको। एक व्यक्ति जो होता है जिसकी 60 से कम एज है, 60 to 80 के बीच में सीनियर आ जाएगा, और 80 के अबव आ जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाती है। 5 लाख तक हो सकती है कर मुक्त, या फिर 2,50,000 कर मुक्त हो सकती है, या फिर 3 लाख की कर मुक्त हो सकती है ना, एग्जेम्प्टेड लिमिट हो सकती है अलग अलग। इस वजह से यहाँ पर जो बेस्ट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा कि जिसकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक है, whose income is more than the exempted limit in any the previous year। यही सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कितना इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग सब डी लगा देंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित द्वारा लगाया गया। इनकम टैक्स वाज लीव्ड इन इंडिया फर्स्ट बाय द फॉलोइंग, सर जेम्स विल्सन, सर जेम्स, सर न्यूटन, सर लूकस पैसियोली। तो यहाँ पर आपको पता ही है इसके द्वारा लाया गया था, सर जेम्स विल्सन के द्वारा। तो खाली जेम्स पर आपको टिक नहीं करना है, जब पूरा नाम उनका दे रखा है फुल नेम पर ही आपको टिक करना है। राइट आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए एक अनिवासी व्यक्ति के लिए कर मुक्त सीमा है। एग्जेम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर फॉर ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल टू 1,50,000, 1,60,000, 2,50,000, 2,20,000। यहाँ पर 22-23 के लिए पूछा है कर निर्धारण वर्ष के लिए कि एक अनिवासी व्यक्ति है तो उसकी कर मुक्त सीमा क्या होगी। तो यहाँ पर क्या होगी कर मुक्त सीमा, आपको पता है ये 2,50,000 की 2,50,000। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सारी चीजों को जरूर देख करके जाइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, वहां पर से क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही ये भी देख लीजिएगा कि इस टाइम पर कौन वाणिज्य मंत्री है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिजर्व बैंक में कौन गवर्नर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब देख करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए भारत में निवासी एक व्यक्ति आयु है 85 वर्ष की के लिए कर मुक्त सीमा है। Exemption limit for the assessment year 2022-23 for an individual age 85 years resident of India is 2,50,000, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। सिंपल सा पूछा ये रहा है आपसे कि कोई व्यक्ति जो कि भारत में निवासी है, उनकी एज कितनी है, 85 ईयर्स की है, तो उनके लिए टैक्स फ्री लिमिट कितनी होगी इनकम की, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कितनी लिमिट है, 5 लाख की है, 5 लाख की है, जैसे कि मैंने बताया था। क्योंकि ये आपके 85 हैं, यानी कि 80 अबव हो जाएंगे, सुपर सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। उनकी जो
5 लाख तक उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, इसके ऊपर उनको टैक्स देना होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए एक महिला भारत में निवासी तथा जिसकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक है परंतु 80 वर्ष से कम है के लिए कर मुक्त सीमा है। एग्जामिशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर फॉर ए वुमेन रेजिडेंट इन इंडिया एंड हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 years or more but less than 80 years is 1,90,000, 2,40,000, 3 lakh, 3,50,000। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है महिला है या पुरुष है, पहले इसके बेसिस पर भी अलग अलग होती थी लेकिन अब नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एज फैक्टर जो है सिर्फ आपको वो देखना है, 60 वर्ष से अधिक है, 80 से कम है, तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन है। और सीनियर सिटीजन के लिए कितनी कर मुक्त होनी चाहिए, कितने टैक्स फ्री होगी? सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स फ्री हो जाती है 3 लाख की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर विभाग नियंत्रण में कार्य करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो किसके अंडर में काम करता है? तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो काम करता है जो आपका प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड होता है, CBDT, जो मैंने भी आपको बताया था। यही है आपकी फुल फॉर्म, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, उसके अंडर में काम करता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम में व्यक्ति से अभिप्राय है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, ऑल ऑफ दीज। तो जब बात हम कर रहे हैं एक व्यक्ति की, इंडिविजुअल की, तो उसमें किसको शामिल किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों ही जो आपके अनडिवाइडेड व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल होता है, उसमें शामिल किए जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न शीर्षकों की आय का योग कहलाता है। सम ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम या फिर एग्रीगेट इनकम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जो 5 हेड होते हैं उनसे जब आप इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो इनकम क्या कहलाती है? तो इनकम कहलाती है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय कहलाती है। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन ए। और जब उसमें से आप 80C से 80U तक की जो डिडक्शंस होती हैं उसको लेस कर देते हैं तब वो इनकम क्या कहलाती है? टोटल इनकम कहलाती है। और जब आप उसमें एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करते हैं तब वो इनकम कहलाती है एग्रीगेट इनकम। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कब क्या कहलाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आयकर के लिए वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु निम्नलिखित से अधिक है। अ सीनियर सिटीजन शैल बी दैट इंडिविजुअल फॉर पर्पस ऑफ इनकम टैक्स whose age is more than the following 60 years, 65, 80 years, none of these। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि वरिष्ठ नागरिक कौन होता है जिसकी आयु किससे अधिक होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा है, किससे अधिक होनी चाहिए? 60 वर्ष से 60 ईयर्स से। अगर अति वरिष्ठ पूछता, सुपर सिटीजन पूछता, सुपर सीनियर, तो हो जाता 80 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत वर्ष सदैव समाप्त होता है। प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड्स ऑन 31 मार्च, 13 अप्रैल, 13 जून, 31 दिसंबर। कब समाप्त होता है? शुरुआत होती है 1 अप्रैल से, समाप्त कब होता है? 31 मार्च को समाप्त होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए। घुमा फिरा के बस क्वेश्चन पूछते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, बात वही रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2021-22 का कर निर्धारण वर्ष कौन सा है? व्हाट वुड बी द असेसमेंट ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22? तो असेसमेंट ईयर क्या होता है? जो प्रीवियस ईयर होगा उसके बाद वाला जो होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, वही असेसमेंट ईयर कहलाता है। तो यहाँ पर 21-22 में पूछ रहा है, वित्तीय वर्ष 21-22 है तो कर निर्धारण वर्ष कौन सा हो जाएगा? 22-23 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं यही पूछेगा, बस जो भी वित्तीय वर्ष दे रखा होगा उसके आगे का वर्षों को ले लीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आय कृषि आय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम? इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन ए सिंपल मोर्टेज ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ द क्रॉप ड्यू टू फ्लड, प्राइस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ हायर यील्ड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम कही जाएगी।
तो यहाँ पर कौन सी इनकम है कि बाढ़ के कारण फसल जो नष्ट हो गई है उसे बीमा कंपनी से जो क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय है इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज एग्रीकल्चर इनकम, कैजुअल इनकम, बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम। एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में। तो कृषि भूमि से जो प्राप्त किराए की आय होती है उसे क्या कहते हैं? वो कहलाती है एग्रीकल्चर इनकम ही होती है। यानी कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड है अगर उसे रेंट पे दिया गया है उससे जो इनकम होगी तो एग्रीकल्चर इनकम में ही शामिल की जाती है। तो ये कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिसमें से कुछ एग्रीकल्चर आती हैं, कुछ आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पार्टली एग्रीकल्चर हो जाती है, पार्टली बिजनेस हो जाती है, लेकिन कुछ पूरी तरह से एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाती है। तो यहाँ पर ये इनकम पूरी तरह से एग्रीकल्चर इनकम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कृषि फर्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन है सैलरी रिसीव्ड बाय एन एग्रीकल्चर फर्म्स मैनेजर, प्रोफेशनल इनकम, सैलरी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, कैपिटल इनकम। तो जो एक तो फर्म होगी एग्रीकल्चर फर्म, उसका जो मैनेजर होता है उसको जो इनकम दी जाती है तो वो कौन सी इनकम होती है? वो इनकम फर्म सैलरी में जाती है, सैलरी इनकम कहलाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी कृषि आय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम है। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, इनकम फ्रॉम ए डेयरी फार्म, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। यहाँ पर कौन सी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम होगी? तो अभी आपने प्रीवियस में क्वेश्चन में पढ़ा ही है कि कौन सी इनकम जो रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड था वो उसको ही एग्रीकल्चर इनकम माना गया था। तो यहाँ पर यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला करदाता के लिए 20,000 रुपए कृषि की कृषि आय को कुल आय में शामिल किया तभी किया जाएगा जबकि उसकी गत वर्ष में कर योग्य आय निम्नलिखित से अधिक होगी। इन केस ऑफ ए woman SSC, her agriculture income of ₹20,000 shall be included in her total income when it is more than the following limit। अब आपको बताना है कि 20,000 रुपए की एक कृषि आय है लेकिन उससे महिला करदाता जो है उसकी आय में तब शामिल करेंगे जब उसकी कितनी कर योग्य इनकम से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितनी थी? यहाँ पर सिर्फ महिला करदाता बताया है, कुछ एज नहीं बताया है। तो आपको पहले ही बताया था कि अब मेल फीमेल वाला कोई इशू नहीं होता, पहले रहता था कि अलग अलग होती थी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2,50,000 ही इनका भी आएगा। तो 2,50,000 से अबव जब होगी तभी उसको शामिल किया जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में चाय के उत्पादन एवं निर्माण से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। 50%, 60%, 65%, 70%। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि चाय के उत्पादन एवं निर्माण में कितना भाग जो होता है वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। तो मैंने ऐसे बताया था कि कुछ होती हैं ऐसी जो आंशिक होती हैं, पार्टली होती हैं कि वो एग्रीकल्चर इनकम होगी, बाकी क्या हो जाती है? बिजनेस इनकम हो जाती है। तो यहाँ पर जो चाय का जो टी होती है उसका मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसको ग्रो किया जा रहा है, फिर मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो उसमें एग्रीकल्चर इनकम का जितना पार्ट रहता है वो हो जाता है 60%, बाकी का 40% क्या हो जाती है? बिजनेस इनकम होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है यदि फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड ₹5,000, एक्सीड ₹10,000, एक्सीड ₹50,000 और कितना कि एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड ₹5,000 एंड टोटल इनकम एक्सीड द एग्जम्पशन लिमिट। सबसे बेस्ट आपका आंसर यही रहेगा कि तब शामिल करते हैं जब एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो 5,000 से ज़्यादा होती है और टोटल इनकम भी इससे ज़्यादा होगी। जब टोटल इनकम जो होती है जो एग्जम्पशन लिमिट होती है उससे ज़्यादा होती है तब इसको शामिल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल इनकम की गणना करने के लिए कृषि आय को जब हम आय की गणना कर रहे होते हैं तो वहां पर कुल आय में जो कृषि आय होती है किसकी कृषि उसमें आय में ऐड करी जाती है। तो यहाँ पर किस में ऐड करेंगे हम? जो एक व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल होता है, उसकी इनकम में।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफी उगाकर एवं उसको संसाधित करके बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी grown and cured in India is considered as agricultural income. 50%, 60%, 70%, 75%। जैसे कि अभी आपने टी के बारे में देखा था, 60% क्या था, एग्रीकल्चर थी, 40% क्या था, बिजनेस इनकम थी। यहाँ पर कॉफी की बात हो रही है, तो कॉफी के लिए अगर उसको उगाकर और संसाधित करके यानी ग्रो किया जा रहा है और क्योर किया जा रहा है और उसको सेल किया जाता है, तो यहाँ पर कितनी इनकम एग्रीकल्चर इनकम हो जाती है, वो हो जाएगी 75%। 75% एग्रीकल्चर इनकम है, 25% बिजनेस इनकम है। ध्यान में रखिएगा, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। अब सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर साथ में क्या हो रहा है, संसाधित करने के बाद उसको भूनकर एवं पीस कर बेचा जा रहा है, तो वहां पर व्यावसायिक आय कितनी होगी। तो यहाँ पर दो चीजें और ऐड हो गई कि ग्रो किया गया, क्योर किया गया, रोस्टेड और ग्राइंड करने के बाद अगर उसको सेल किया जा रहा है तो कितनी बिजनेस इनकम है। यहाँ पर आपसे बिजनेस इनकम पूछी है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, 40% जो होती है वो बिजनेस इनकम होती है, यानी कि 60% क्या है, एग्रीकल्चर इनकम, 40% बिजनेस इनकम। ये नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज ना हो आप लोग, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया कि पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि से संबंधित परंतु कृषि आय नहीं है, इनकम फ्रॉम लैंड बट नॉट एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि कौन सी इनकम जो है तो लैंड से रिलेटेड लेकिन उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता, तो कौन सी हो जाएगी, ये तीनों ही इनकम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबड़ उगाकर एवं उससे लैटेक्स बनाकर बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ रबड़ is grown and manufactured taxes in India is considered as agriculture income. 45%, 50%, 55%, 65%। तो जितने भी मोस्टली होती है मैंने सभी इंक्लूड कर ली हैं अलग अलग क्वेश्चंस में। यहाँ पर रबड़ की अगर बात करी जा रही है तो उसमें यहाँ पर पूछा है एग्रीकल्चर इनकम होती है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 65%। 65% क्या होती है, रबड़ के की बात अगर हम करें तो एग्रीकल्चर इनकम होती है, बाकी का 35% बिजनेस इनकम हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, उसे कैसे शामिल किया जाता है इनकम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो मोस्टली रहेंगे जो हमारी रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, क्योंकि जो इनकम टैक्स निकाला जाता है सबसे पहले तो उसके लिए इनकम कैलकुलेट की जाती है। तो इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना होता है कि जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है या कंपनी है या कोई भी, उसकी निवासी स्थिति क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है इंडिया में, उसी के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं, असाधारण निवासी कौन हो सकता है। जैसे कि आपको पता ही है, इससे पहले की कई बार वीडियोस में मैं शामिल कर चुकी हूँ, कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं रेजिडेंस जो होते हैं। एक हो जाते हैं ऑर्डनरी, फिर नॉट ऑर्डनरी, फिर नॉन रेजिडेंट, 3 तरह के हो जाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि असाधारण जो होंगे निवासी होता है वो कौन हो सकता है, who may be non-ordinary resident from the following। यहाँ पर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि असाधारण निवासी कौन व्यक्ति हो सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो कौन हो सकता है, हिंदू अविभाजित परिवार जो होगा यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है वो असाधारण निवासी हो सकती है, बाकी ये तीनों नहीं हो सकते। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है विदेश में सेवा करते समय भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन, सैलरी पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, is taxable in India, is not taxable in India, is includable in the total income for that purpose only, none of these। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे आईएफएस के थ्रू जो लगते हैं या जिसकी जो भी आईएफएस के थ्रू गवर्नमेंट जॉब लगती है, इंडिया के बाहर वो जॉब कर रहे होते हैं, तो वो इंडियन एम्प्लॉय ही, गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय हैं, लेकिन वो इंडिया के बाहर काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जब वो फॉरेन कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए ही, भारत सरकार के लिए ही, तो वहाँ पर जो उनको वेतन दिया जाता है वो वेतन कैसा होता है, क्या योग होगा, नहीं होगा,
कर की दर निर्धारित करने के लिए कुल आय में शामिल किया जाता है या फिर उसमें से कुछ भी नहीं, क्या होता है, वो भारत में, इंडिया में टैक्सेबल होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किन भागों में बांटा गया है? व्हाट आर द क्लासेस ऑफ एन एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिडेंस? तो मैंने बताया था 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को बहुत स्पीड में रिवीजन करवा रही हूँ जिससे कि आपका पूरा कवर भी हो जाए और आपका पूरा टैक्स का रिवीजन हो जाए अच्छे से। भारत में उपार्जित आय कर योग्य होती है। इनकम अकॉर्डिंग इन इंडिया इज असेसिबल फॉर ऑल एसएससीज रेजिडेंट इन इंडिया, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में जो उपार्जित आय होती है वो कर योग्य होगी। किसके लिए कर योग्य होती है? तो भारत में इनकम में हो रही है, इंडिया में हो रही है, तो सभी करदाताओं के लिए टैक्सेबल होगी, ऑल एसएससी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस द एसएससी आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? तो आपको पता ही है कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, 3 में बांटा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन से 3 है? यही 3 कैटेगरीज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग्य है। एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान इज असेसिबल फॉर रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट रेजिडेंट या फिर नॉन टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि पाकिस्तान में अगर तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि अगर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो टैक्सेबल है, किसके लिए टैक्सेबल है? तो वो सिर्फ निवासी के लिए, रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। रेजिडेंट जो होता है उसको सभी तरह की इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। कैसे निकाला जाता है? तो इनकी बेसिक कंडीशंस होती हैं, एडिशनल कंडीशंस होती हैं। जो मैंने क्लासेस की वीडियोस अपलोड करी थी तो वहाँ पर मैंने इसको समझाया था। आप लोगों ने क्लासेस की सारी वीडियोस देखी हैं तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष से रोजगार हेतु विदेश जाता है, निवासी के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा यदि उसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर गत वर्ष के दौरान 15 लाख रुपए तक हो। A citizen of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India to become a resident for at least if his total income other than income from foreign sources up to rupees 50 lakh during the previous year, 182 days, 90 days, 60 days, 180 days। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है, इंडिया का सिटीजन है, किसी प्रीवियस ईयर में रोजगार करने के लिए एम्प्लॉयमेंट के उससे पर्पज से फॉरेन कंट्री में किसी जा रहा है तो उसे कितने दिन इंडिया में ठहरना होगा अगर उसे उसकी टोटल इनकम गत वर्ष में 15 लाख है, निवासी कहलाने के लिए, रेजिडेंट कहलाने के लिए कितने दिन ठहरना होगा? तो आपको पता ही है जो पहली कंडीशन है कितने की है, 182 डेज की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी may change, will certainly change, will not change, none of these। करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष क्या होता है? हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी व्यक्ति का चेंज हो सकता है। जो निवासी आपका नागरिकता होती है, सिटीजनशिप होती है, आप इंडियन हैं, इंडियन ही रहेंगे जब तक आप भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ते, लेकिन निवासी स्थिति, रेजिडेंशियल स्टेटस आपका हर वर्ष चेंज हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी गत वर्ष में नहीं होती। A company doesn't become the following in the previous year: ordinary resident, non-resident, not ordinary resident, resident। तो अगर हम बात कंपनी की करें तो कंपनी किसी प्रीवियस ईयर में क्या नहीं हो सकती? तो वो असाधारण निवासी नहीं हो सकती। ऐसे एक क्वेश्चन अभी लिया था, कौन था वहां पर असाधारण निवासी? कौन हो सकता था? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF हो सकती थी। यहाँ पर कौन नहीं होगा? एक कंपनी असाधारण निवासी नहीं होती। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित नहीं है कर योग्य है। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन फॉरेन कंट्री नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ऑल ऑफ दी। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी फॉरेन कंट्री में बिजनेस से इनकम हो रही है लेकिन वो बिजनेस जो है भारत से कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे बिजनेस से जो इनकम होगी किसके लिए टैक्सेबल होती है, कर योग्य होती है? तो किसके लिए कर योग्य होती है? सिर्फ वो
एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए कर योग्य होती है। अगर वो भारत से इंडिया से कंट्रोल्ड होता तो बाकियों के लिए भी टैक्सेबल होती इनकम, लेकिन वो इंडिया से कंट्रोल्ड नहीं है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा उसके लिए ही टैक्सेबल होगी। जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, साधारण निवासी होता है, उसको सभी तरह की इनकम पर टैक्स देना होता है, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो, इंडिया से रिलेटेड ना हो, बशर्ते एक कंडीशन ये रहेगी कि वो इनकम एक्चुअल में टैक्सेबल हो। अगर वो इनकम ही टैक्सेबल नहीं मानी जाती, कर मुक्त होती है, टैक्स फ्री होती है, कौन सी इनकम्स होती हैं जो टैक्स फ्री रहेंगी, अभी आगे वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है। इनकम नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्वायर्ड इन इंडिया, फॉरेन इनकम, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो किसी भी तरह की जो पास्ट की इनकम होती है वो टैक्सेबल नहीं होती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस इनकम पर जो एक निवासी है उसको कर योग्य नहीं होगी, तो वो यही हो जाएगी पास्ट की इनकम। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं आप कि कौन सी ऐसी इनकम होती हैं जो इंडिया में टैक्स फ्री हैं, कर मुक्त हैं। तो इसी वजह से मैंने बताया था कि टैक्स फ्री नहीं होनी चाहिए वो इनकम, बाकी सभी इनकम पर एक निवासी टैक्स देता था। तो कौन सी इनकम होती है आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आय कर मुक्त है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम इन कोलकाता, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी इनकम है जो भारत में कर मुक्त है, कौन सी इनकम हो जाएगी। तो कृषि आय जो होती है वो क्या होती है, टैक्स फ्री होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कृषि आय है, एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, पार्टली एग्जेम्प्टेड, नन ऑफ दिस। कृषि आय क्या है, एग्रीकल्चर इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्टेड होती है, कर मुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया उपक्रम विशेष आर्थिक क्षेत्र में गत वर्ष 2015-16 में स्थापित किया गया, उसे धारा 10AA के अंतर्गत कटौती मिलेगी। अ न्यू अंडरटेकिंग इज एस्टैब्लिश्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको शॉर्ट में सेज भी बोला जाता है, SEZ। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2015-16 डिडक्शन रिस्ट्रिक्शन 10AA शैल बी अलाउड फॉर 5 असेसमेंट ईयर, 8 असेसमेंट ईयर, 10 असेसमेंट ईयर, 15 असेसमेंट ईयर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेज में कोई भी एंटरप्राइजेस अगर इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसे जो 10AA के अंतर्गत कटौती मिलती है कितने वर्षों तक के लिए दी जाती है, वो दी जाती है 15 ईयर्स के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर मुक्त आयों का उल्लेख आयकर अधिनियम की किस धारा में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन दिस सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्टेड इनकम हैव बीन मेंशन्ड, सेक्शन 10, सेक्शन 80C, सेक्शन 13, सेक्शन 2। किस सेक्शन में मेंशन की गई हैं जो कर मुक्त आय होती है, वो सेक्शन 10 में की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता होता है। द डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल, टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम फॉर टैक्स पर्पस, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं उनको जो भी दैनिक भत्ता दिया जाता है, डेली अलाउंस दिया जाता है, वो क्या रहता है। तो जो उनको डेली अलाउंस होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, कर मुक्त होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत बेनिफिट्स होते हैं पार्लियामेंट में मेंबर होने के। एक बेनिफिट ये भी है कि उनको जो दैनिक भत्ता मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर मुक्त आय है। टैक्स फ्री इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर इनकम, फॉरेन अलाउंस, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ऑल ऑफ दिस। कौन सी आय कर मुक्त है, इसमें से आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। आपको पता है एग्रीकल्चर इनकम कर मुक्त होती है, और कौन सी इनकम कर मुक्त होती है, जो विदेशी भत्ते, फॉरेन अलाउंस होते हैं, या फिर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। कौन सी इनकम होगी, ये तीनों ही इनकम क्या होती हैं। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि ये सभी होगा। मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर ऑल ऑफ दीज कर लीजिएगा, ये सभी, क्योंकि ये तीनों ही इनकम क्या होती हैं, कर मुक्त होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकखाने की व्यक्तिगत बचत खाते पर अधिकतम ब्याज कर मुक्त है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट एग्जेम्पशन ऑन इंडिविजुअल अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इज।
2500, 3500, 4500 होल अमाउंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आप लोग का जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर अगर पर्सनल सेविंग अकाउंट रखा गया है तो उससे जो कितना ब्याज होगा वो कर मुक्त होता है। मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है उसकी, तो यहाँ पर उसकी मैक्सिमम लिमिट हो जाती है 3500। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3500 तक क्या होता है ब्याज कर मुक्त होता है, मैक्सिमम लिमिट है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार की फर्म से कर मुक्ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज सैलरी फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म्स इनकम, ऑल ऑफ दी। क्वेश्चन में कह रहा है साझेदारी की फर्म से कर मुक्त आय है। तो एक चीज को पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि जो एक फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, वो अपनी इनकम जो टोटल हो रही है उस पर ऑलरेडी टैक्स पे करती है। तो साझेदारी फर्म से किसी भी साझेदार को, पार्टनर को जो भी इनकम का हिस्सा मिलता है, पार्ट मिलता है, वो टैक्स फ्री होता है, उस पर टैक्स नहीं देना होता उसको। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि साझेदारी की फर्म से कर मुक्त आय जो होती है वो कौन सी होती है, वही हो जाएगी साझेदारी फर्म की आय में जो हिस्सा उसको मिल रहा है। बाकी जो वेतन है या फिर जो ब्याज मिल रहा है तो वो तो अगर एक कर मुक्त सीमा से अधिक होगा तो उसकी उस पर टैक्स उसको देना पड़ता है, लेकिन जो उसको आय का हिस्सा मिलता है वो पूरी तरह से क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है, बताइए। यहाँ पर आपके जो इनका फॉर्म सैलरी हेड है वहां से क्वेश्चन लिए गए हैं कि कौन सी इनकम जो होती है आय कर मुक्त होती है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड, डेयरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, फॉरेन अलाउंस और मेडिकल अलाउंस। तो कौन से अलाउंस ऐसे होते हैं जो कि कर मुक्त होते हैं पूरी तरह से। मैंने पहले आपको बताया था कि जो विदेश भत्ता होता है, फॉरेन अलाउंस होता है, वो कर मुक्त होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा भत्ता कर मुक्त है। एजुकेशन अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड फॉर 1%, 4%, 2%, नन ऑफ दीज। तो आपको पता ही है कितने बच्चों तक होता है, 2 बच्चों तक कर मुक्त होता है 2%। एक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सरकारी कर्मचारी को गत वर्ष में 1,20,000 वेतन तथा 10,000 मनोरंजन भत्ता मिला, उसने मनोरंजन पर 6,000 रुपए व्यय कर उसे धारा 16(2) में कटौती कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसको मनोरंजन भत्ता, जो कि मनोरंजन भत्ते पर जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है उस पर जो छूट दी जाती है सरकारी कर्मचारी को ही मिलती है। कितनी छूट मिलेगी यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है, तो उसके लिए निकालने का आपका तरीका होता है, उससे निकाला जाता है, एक फॉर्मूला होता है, उसके बेसिस पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1,20,000 दे रखा है, इसका हम 20% कर लेंगे, 24,000 आ जाएगा। 10,000 तो मनोरंजन भत्ता और एक्चुअल में मिला है, एक पॉइंट आपका ये बन जाएगा। और जो मनोरंजन भत्ता कितने उसने एक्सपेंस किए इसका मतलब नहीं है, कितना उसको भत्ता मिला है ये देखा जाता है। और 5,000 की क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है। तो यहाँ पर इन तीनों में सबसे ज्यादा कम कौन है, 24,000 जो मैं यहाँ से निकल करके आया हमारा। सेकंड पॉइंट जो हमारा 10,000 का था, और 5,000 क्या हो जाती है, मैक्सिमम लिमिट होती है। क्वेश्चन मैं पहले आप लोगों को करा चुकी हूँ। तो यहाँ पर 5,000 क्या है, सबसे कम है, जो सबसे कम होता है उसकी ही छूट दी जाती है। तो सबसे कम है 5,000, वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता आयकर से पूर्णतः कर मुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स, डेयरनेस अलाउंस, फर्स्ट रेंट अलाउंस, फॉरेन अलाउंस या फिर नन ऑफ दीज। कौन सा भत्ता पूर्णतः कर मुक्त है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, वही विदेश भत्ता यानी कि फॉरेन अलाउंस जो होगा वो पूर्णतः कर मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती की अधिकतम रकम क्या है। अभी मैंने आपको बताया क्या अधिकतम रकम होती है, 5,000 की होती है मैक्सिमम लिमिट। इतने तक उसको जो है 5,000 तक की ही कटौती दी जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल वेतन में से कटौती मिलती है, रिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इनकम टैक्स या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम। जब बात की जा रही है कि जो ग्रॉस सैलरी निकल के आती है, यहाँ पर सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम की बात नहीं हो रही, सैलरी की हो रही, ध्यान रखिएगा। जब हम ग्रॉस सैलरी होती है उसमें से किस चीज की कटौती दी जाती है, तो उसमें से आपका प्रोफेशनल टैक्स जो होता है, व्यवसाय कर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रोफेशनल टैक्स होता है, व्यवसाय कर होता है, उसकी कटौती दी जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वेतन में शामिल है सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, पेंशन, कमीशन ऑन सेल, ऑल ऑफ दीज।
क्वेश्चन कह रहा है कि सैलरी में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो सैलरी में इन तीनों को ही शामिल किया जाता है। वेजेस भी आती है, पेंशन भी आती है, कमीशन ऑन सेल ये भी आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कुछ सेम मिलता जुलता वैसे ही क्वेश्चन है आपका कि वेतन में क्या शामिल होता है। सैलरी इंक्लूड्स कैश रिसीप्ट, परक्यूसाइड्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ऑल ऑफ दीज। तो जो वेतन होता है उसमें क्या शामिल किया जाता है? ये तीनों ही चीजें क्या होती हैं, वेतन में शामिल की जाती हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है। डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अवेल बाई गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो कह रहा है कि मनोरंजन भत्ते की छूट किसको मिलती है, तो मैंने अभी आपको बताया था ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही दी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जेम्प्ट अप टू 8%, 9%, 9.5%, 10%। तो ब्याज कितना कर मुक्त होता है, तो वो हो जाता है 9.5% तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर बस आपको परसेंटेज ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी को 12 लाख जनसंख्या वाले शहर में नियोक्ता का मकान रहने को दिया गया है। मकान की सुविधा का मूल्य होगा वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ऑफ ए हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इन द सिटी वेयर द पॉपुलेशन इज 12 लाख शैल बी 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, फेयर रेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुविधा दी गई है, एक एचआरए होता है आपका, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, और एक होती है मकान की सुविधा दी जाती है रहने के लिए। तो यहाँ पर जो सुविधा दी जा रही है, जिस शहर में दी जा रही है, जिस सिटी में दी जा रही है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 12 लाख की है। तो कितने परसेंट जो होगा वो वेतन का किया जाएगा, सैलरी का किया जाएगा, तो वो 10% किया जाएगा। अगर 25 लाख से अधिक होती तो 15% किया जाता, 10 लाख से कम होती तो 10.5% किया जाता। यहाँ पर 12 लाख है तो 10% किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक की सुविधा का मूल्य कर योग्य होता है। वैल्यू ऑफ द फैसिलिटी ऑफ गार्डनर इज टैक्सेबल फॉर एवरी एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ऑफिसर, डायरेक्टर। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, जो मालिक की सुविधा गार्डनर की सुविधा दी जाती है वो किसके लिए टैक्सेबल होती है, तो वो विशिष्ट कर्मचारी जो होते हैं, स्पेशल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जो होते हैं, उनके लिए टैक्सेबल होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धारा 80 के अंतर्गत निष्पक्षता के संबंध में स्वीकृत कटौती की राशि कितनी है? व्हाट अमाउंट इज एक्सेप्टेड फॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 रिगार्डिंग डिसेबिलिटी? 50,000, 25,000, शून्य या फिर वास्तविक व्यय, एक्चुअल जितने एक्सपेंसेस होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेक्शन 80 है उसमें निष्पक्षता के संबंध में कितनी स्वीकृति जो होती है दी जाती है कटौती के लिए, कितनी डिडक्शन दी जाएगी, तो उसमें दी जाती है 75%। तो उसमें दी जाती है 75,000 की डिडक्शन। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए किस दान पर 100% कटौती स्वीकृत है? विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेशन इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन? आपको पता होगा कि जो भी दान दिए जाते हैं किसमें आएंगे, ये 80G में आते हैं। जो भी डोनेशन दी जाती है वो सेक्शन 80G में आती है। तो वहां पर जो 100% कटौती होती है किसके लिए स्वीकृत होगी, तो वो हो जाती है जो राष्ट्रीय खेल कोष होता है, नेशनल स्पोर्ट्स फंड होता है, उस पर दी जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कुछ 50% होते हैं, कुछ 100% होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धारा 80C की कटौती लागू होती है। सेक्शन 80C अप्लाइज ऑन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। तो जो सेक्शन 80C है उसकी कटौती जो लागू होती है वो जो इंडिविजुअल होता है, एक व्यक्ति होता है, या फिर जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उनको ही दी जाती है, बाकी सबको नहीं। और इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी रहती है? 1,50,000, 1,50,000 की रहती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर की किस धारा के अंतर्गत प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सहायता कोष में दिया गया दान 100% सकल कुल आय में से घटता है? डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड इज डिडक्टेबल 100% आउट ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द SSC अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट?
यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दान दिया जाता है, बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो दान दिया जाता है, डोनेशन दी जाती है, वो किस सेक्शन में आपकी उसकी कटौती किस सेक्शन के अंतर्गत दी जाती है। तो अभी मैंने बताया था किसमें दी जाती है, 80G में दी जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष 22-23 के लिए किस धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम कटौती की राशि क्या है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 द मैक्सिमम permissible reduction under section 80C is 79,000, 1,12,100, 1,50,000, 80,000। अभी मैंने बताया था एससीसी की लिमिट कितनी है, 1,50,000 की है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा 80D के अंतर्गत आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80D। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, नन ऑफ दीज। तो जो 80D है उसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, किसे शामिल किया जाता है। तो 80D में शामिल किया जाता है जो मेडिकल होता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, चिकित्सा बीमा हेतु, उसके लिए धारा होती है 80D। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 80E के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट सीमा क्या है। अंडर सेक्शन 80E रिडक्शन इन रिस्पेक्ट पेमेंट of interest on loan is taken for the higher education shall be allowed up to 30,000, 25,000, 30,000, no limit। यहाँ पर 80E, यहाँ पर दो चीजें देख लीजिए। धारा 80 किससे रिलेटेड है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, जो उस पर ऋण लिया जाता है, जो ब्याज की छूट दी जाएगी। कितनी लिमिट होनी चाहिए, क्या उसकी छूट की सीमा क्या है। तो उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक एक्स के स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम देने पर अधिकतम कटौती मिलेगी। मैक्सिमम डिडक्शन इज रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर ए सीनियर सिटीजन इज 10,000, 15,000, 50,000, 25,000। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई सीनियर सिटीजन है, उनको जो बीमा प्रीमियम स्वास्थ्य के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का होता है, उसमें कितनी मैक्सिमम उनको डिडक्शन मिलती है। एक सीनियर सिटीजन की यहाँ पर बात हो रही है, कितनी मिलती है, 50,000 की मिलती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने अपने स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम 10,000 रोकड़ में दिया, उसे धारा 80D के अंतर्गत कितनी कटौती मिलेगी। राम पेड द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज हेल्थ ₹10,000 इन कैश, डिडक्शन शैल बी अलाउड टू हिम अंडर सेक्शन 80D 5,000, 10,000, 15,000 नील। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है, तो कह रहा है कि कैश में दिया है 10,000 का प्रीमियम, तो कितनी कटौती मिलेगी। तो उन्हें कोई भी कटौती नहीं मिलेगी, शून्य होगी, क्योंकि उन्होंने रोकड़ में दिया है, कैश में दिया है, इसलिए एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निवासी व्यक्ति को साहित्यिक पुस्तक पर रॉयल्टी के 5 लाख रुपए मिले, उन्हें धारा 80QQB में कटौती कितनी मिलेगी। अ रेजिडेंट इंडिविजुअल रिसीव्ड ₹5 लाख एज रॉयल्टी ऑन ए लिटरेरी बुक, ही विल गेट रिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQB 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो यहाँ पर 80QQB के अंतर्गत जो कटौती दी जाती है, तो उसमें जो साहित्यिक पुस्तक है, रॉयल्टी के 5 लाख इन्हें मिले हैं, निवासी हैं ये भारत में, तो इन्हें कितनी रॉयल्टी पर छूट मिलनी चाहिए या कितनी कटौती मिलनी चाहिए, वो हो जाएगी 3 लाख की। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिएगा दोनों के बीच में डिफरेंस को समझिएगा कि एक अनिवासी व्यक्ति हैं, इनको जो मिलेगी, तो जो अनिवासी होता है उसको किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको बाकी चीजें देखनी ही नहीं है, अनिवासी हैं, सीधे सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा, नील। तो उन्हें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, नील। सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपका यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धारा की छूट एक हिंदू अविभाजित परिवार अपनी सकल कुल आय में प्राप्त नहीं कर सकता। अंडर विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग एन HUF इज नॉट entitled to a deduction from its gross total income। 80C, 80G, 80D, 80P। किस धारा के अंतर्गत जो होगा एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को छूट नहीं मिलेगी या नहीं दी जाएगी, तो वो हो जाती है 80P। 80P के अंतर्गत छूट नहीं दी जाएगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि 80P जो है वो किससे रिलेटेड है। तो 80P की जो कटौती दी जाती है, जो सहकारी समितियां होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उनकी इनकम से रिलेटेड होती है, इसलिए कटौती HUF को नहीं दी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उद्गम स्थान पर कर की कटौती टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स इज, इसको टीडीएस शॉर्ट बोलते हैं। ट्रीटेड एज रिसीप्ट, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, neither treated as a receipt nor expense, treated as fine। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उद्गम स्थान पर कर की कटौती होती है उसको प्राप्ति माना जाता है, ट्रीटेड एज रिसिप्ट कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में यदि बैंक में स्थायी जमा पर ब्याज की रकम ब्याज से अधिक है तो कर की कटौती की जाएगी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 tax shall be deducted on interest on fixed deposit in a bank if interest amount is in excess of 5,000, 40,000, 15,000, 20,000। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर फिक्स डिपॉजिट किया गया है तो उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा बैंक में तो कितनी कटौती होगी। यहाँ पर टीडीएस की बात की जा रही है तो कितनी कटौती की जाती है 40,000 तक। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉटरी की जीत पर कटौती की दर है। रेट ऑफ टीडीएस ऑन लॉटरी विनिंग इज 10%, 25%, 30%, 30.9%। तो लॉटरी की जो जीत होती है उस पर कटौती जो दी जाएगी कितने परसेंट होती है, वो 30% हो जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राशि प्राप्तकर्ता पर कर कटौतीकर्ता को अपनी स्थायी लेखा संख्या नहीं बताता तो कर काटा जाएगा। इफ रिसिपेंट ऑफ इनकम फेल्स टू furnish his permanent account number to deductor of tax, the tax shall be deducted at the rate specified in the relevant section, at the rate or rates to force, at the rate of 20% higher of fees rate। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्राप्तकर्ता होता है जो कटौती करता होगा वो अपनी स्थायी लेखा संख्या नहीं बताएगा तो वहाँ पर किस तरह से टैक्स जो होता है उसकी क्या रेट्स होती हैं, क्या लगाई जाती हैं, तो वो हो जाएंगी कि इन तीनों में से जो भी अधिक होगी उस रेट से ही टैक्स देना होता है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। टैक्स डिडक्ट एट सोर्स मेड बाय पर्सन मेकिंग पेमेंट, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स पेयर। क्वेश्चन में कह रहा है जो टीडीएस होता है वो कौन काटता है, किसके द्वारा वो डिडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है, जो भुगतान करता होगा जिसको पेमेंट करना है उसके द्वारा उसकी कटौती की जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। टैक्स डिडक्ट एट सोर्स मेड बाय कौन करता, भुगतान करता है। यहाँ पर पूछा है कि कौन होगा वो भुगतान करता, नियोक्ता, सरकार द्वारा, आयकर विभाग या फिर आयकर दाता द्वारा। तो कौन हो जाता है वो हो जाता है नियोक्ता, एम्प्लॉयर जो होता है। आपने डीम्ड एसएससी सुना होगा, पढ़ाया था मैंने, माना हुआ करदाता जो होता है तो उसका ये दायित्व हो जाता है कि जो भी टीडीएस उसको लेस करना है, जो भी इंटरेस्ट दे रहा है, जो भी चीज़ें इनकम दे रहा है अपने एम्प्लॉय को उसमें से, तो वहाँ पर अगर वो नहीं करता तो उसमें चूक मानी जाती, भूल मानी जाती, जिसके लिए वो डीम्ड एसएससी बन जाएगा जो कि नियोक्ता होता है। इसलिए नियोक्ता के एम्प्लॉयर का ये लायबिलिटी होती है, दायित्व होता है कि वो टीडीएस को पहले ही डिडक्ट कर ले जो इनका वो पे कर रहा है एम्प्लॉय को, अगर वो आ रही है उस रेंज के अंदर, उस कंडीशन में। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निवासी को शहरी क्षेत्र में औद्योगिक भूमि के किसी अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण के फलस्वरूप 2,50,000 से अधिक भुगतान करने पर आयकर की कटौती किस दर से होगी। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट any sum exceeding rupees 2,50,000 towards compensation for compulsory acquisition of his urban industrial land under any law has to deduct income tax at the rate of 5%, 10%, 15%, 20%। यहाँ पर क्या है कि किसी कोई व्यक्ति है जो इंडिया में सिटीजन है, उनकी इंडस्ट्रियल लैंड है, तो वहाँ पर अगर उसका अधिग्रहण कर लेती है गवर्नमेंट, उसको जो है एक्विजिशन उसका हो जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कंपल्सरी, तो वहाँ पर 2,50,000 रुपए से अधिक की भुगतान दिया गया है तो वहाँ पर आयकर की कटौती किस दर से होगी, तो किस दर से उसकी जो है टैक्स डिडक्ट किया जाता है, तो वो हो जाती है 10% की। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट मशीनरी या उपकरण के किराए पर कर कटौती की दर है। द रेट ऑफ टीडीएस ऑन रेंटल पेमेंट ऑफ प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट इज 1%, 2%, 5%, 10%। तो प्लांट हो, मशीनरी हो या फिर किसी भी तरह का कोई इक्विपमेंट हो, उस पर जो टीडीएस लेस किया जाता है उसकी कटौती की दर क्या होती है, वो हो जाती है 2% की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में
इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो जो चीज़ें मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है अपने इंक्लूड करनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड करी हैं। इसके अलावा बहुत सी आपको प्रैक्टिस सेट चैनल पे मेरे मिल जाएंगे, सारे देख लीजिए, सब रिवाइज कर लीजिए बार बार। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रिपेयर रहिए। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आप नहीं जानते, आपने नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पर भी कंफ्यूज मत होइएगा। आपने इतनी चीजें पढ़ रखी हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल जाएगी, कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड। सारे सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझिएगा, एक्सप्लेन करिएगा, रिलेट करिएगा, उसके बाद आंसर को टिक करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को जिनका एग्जाम है। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए और कॉन्फिडेंट होकर अपना एग्जाम दीजिए। थैंक यू।